मैं जो है वो नागौर जिले का रहने वाला हूँ, नागौर शहर का। तो नागौर शहर के जस्ट आउटस्कर्ट में, शहर से बाहर निकलते ही किनारे पे हमारा घर था उस समय। और आगे गोगलाव एनक्लोजर करके एक पूरा का पूरा पित्ती परिवार गोगलाव जो है नागौर के आउटस्कर्ट पे 10 किलोमीटर दूर गांव है, उनकी तरफ से करीब 100-150 साल पहले गोचर की भूमि गायों के लिए, मतलब उन्होंने अपनी जमीन को दान कर दिया था, जो करीब 7 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन है। तो एक इतने बड़े जो भामाशाह थे, या आप ये समझ लीजिए जिन्होंने गायों को चराने के लिए जमीन डोनेट कर दी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उस जमीन को मैनेज करता था। तो बचपन से ही साइकिल चलाने जाओ, चाहे बेर खाने जाओ, हम लोग उस बीएड में उस जंगल के अंदर घूमने और वन्य जीव देखने के लिए जाते थे। तो वहीं से धीरे धीरे मेरा मतलब जो एक जुड़ाव था वो बनता गया कि मुझे जो है वो कुछ मतलब ऐसे एनिमल्स पे करना है जो मेरी जमीन पे ही मिलते हो मुझे। क्योंकि हम लोग जब डिस्कवरी में आज के जमाने में तो आपको इंडियन वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्रीज देखने को मिलती है, जब मैं बड़ा हुआ था तब हमें अफ्रीकन डॉक्यूमेंट्री देखने को मिलती थी। और उनको इंडिया में कोरिलेट करना, मतलब आप ये मान के चलिए कि पिज्जा को वापस बाजरे की रोटी की तरफ कन्वर्ट करके लाना। तो वैसे हमने उन चीजों को, उन कंसेप्ट को समझते समझते किया कि हमें ऐसा ही कुछ करना है। तो मैंने जोधपुर यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे, मेरे और हेम सिंह जी दोनों के गुरु हैं गंगाराम जी सर, जागर साहब, उनके साथ में मैंने पीएचडी शुरू करी। और जागर साहब ने मुझे पूरी फ्रीडम दी कि तुम्हारे जो दिमाग में जो सवाल जवाब हैं, उनके सवाल हैं, उनके सबके जवाब तलाश करो, खुद फील्ड में काम करो। तो मैंने गुड़ा विष्णु से 1999 में मेरा काम शुरू किया। और ये वो कंटेम्परेरी टाइम था जब 1998 के अंदर बहुचर्चित सलमान खान कृष्ण मृग शिकार प्रकरण जोर पे था, और यह समझ लीजिए कि जस्ट उसी समय ठंडा हुआ था। तो मैं उसके इलाके के अंदर भी घूमता था, वहां पे भी जाके मैंने देखे काकानी के पास में क्या चल रहा है। तो मैंने गुड़ा विष्णु में काम किया। उसके बाद नागौर में 3 जगह है, एक तो गोगला एनक्लोजर मैंने लिया जो मेरी बचपन की साइट है, और 2 साइट मैंने नागौर के अंदर अलाय और एक पास में सथेरन गांव है जो 27-28 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो इन जगहों पे मैंने जब जाके चिंकारा को देखना शुरू किया, तो जो एक इन जनरल लोगों की भावना होती है, वो मैं कम्युनिटी की साइंस जो थी और जो साइंटिफिक नॉलेज था, उन दोनों को मिक्स करके मैं समझने लगा। तो लोगों का जो विचार ये था कि साहब हिरण 2 प्रकार के होते हैं। स्पेशली मैं हिरण यहाँ पे जब बात कर रहा हूँ तो पश्चिमी राजस्थान में चिंकारा की बात कर रहा हूँ। तो बोले साहब हिरण 2 प्रकार के होते हैं। अच्छा, दो प्रकार के होते हैं, कौन से होते हैं साहब? एक तो जिसके पतले सिंग होते हैं और एक जिसके मोटे सिंग होते हैं। तो जो मोटे सिंग वाले हैं वो हिरण जो है वो लड़ते रहते हैं, ये करते हैं। तो मैं गांव के बच्चे से लेकर और बड़े तक सबसे बातें करता था, ये सब जो उनके विचार थे देखता था। तो मैंने ग्रुप साइज पे काम किया कि चिंकारा की जो फैमिली स्ट्रक्चर है वो कैसा है, और उसके बाद में ये क्या खाते हैं, क्या बिहेवियर इनका है, क्या इनके ब्रीडिंग सीजन का टाइम है, कब ये ब्रीड करते हैं, कितने बच्चे देते हैं, क्या रहते हैं, क्या करते हैं। और साथ का साथ जब इंटरनेशनल लिटरेचर मैंने देखा तो उसके अंदर मतलब ये कुछ हमें ऐसे मतलब जानकारी मिली जो जिसको हम लोग गौरव कह सकते हैं कि भाई ये मैं जस्ट टू बिगिन विद ए फॉर्मल पोस्टर बनाया और कुछ नहीं है इसके अंदर प्रेजेंटेशन में। तो स्टेट एनिमल ऑफ राजस्थान का काम करने का मौका मिला, और इसके अंदर ये मैं आपको एक मैप दिखाना चाहूंगा। ये मैप चिंकारा का पूरी दुनिया का डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब पूरी दुनिया में जो हमारा राज्य पशु है चिंकारा, वो कहाँ मिलता है? वो मिलता है ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर के पास की जगह। उसके बाद में पाकिस्तान, तो ये ईरान का पार्ट है, ये पूरा पाकिस्तान का पार्ट है। यहाँ बीच बीच में जब आपको गैप दिख रहा है वो या तो पहाड़ी इलाका है या इंडस रिवर है, जिसको हम लोग सिंधु रिवर जो कहते हैं, या वो रिवर है। उसके बाद में राजस्थान बॉर्डर से लेके और ये छत्तीसगढ़ उड़ीसा के किनारे तक और बंगाल के किनारे तक, मतलब झारखंड में और थोड़ा बिहार में, और पश्चिमी राजस्थान के अंदर ये आंध्र प्रदेश, आज के जमाने में यहाँ पे तेलंगाना नया राज्य बन गया, तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक, और ये आप महाराष्ट्र, और उसके बाद में गुजरात। तो इसमें अगर आपको ज्योग्राफी का थोड़ा सा नॉलेज होगा तो आप देखेंगे कि वेस्टर्न घाट में ये नहीं मिलता है, ईस्टर्न घाट में ये नहीं मिलता है। तो ये पहाड़ी इलाके का जानवर नहीं है, और ये वेट जो नम जमा जगह है उसका ये जानवर नहीं है। इसको एक सेमी एरिड रीजन चाहिए या खुला जगह चाहिए। ये बहुत ज्यादा जंगल के अंदर नहीं रहता, और ये अपने बचाव के लिए भागना पसंद करता है, छुपना नहीं पसंद करता। तो इसलिए इसको खुली जगह चाहिए जहाँ पे ये रह के अपने आप को बचा सके। साउथ के अंदर, पश्चिम के अंदर ये मिलता है कृष्णा रिवर जो है पश्चिम के अंदर, कर्नाटक और उसमें चलती है। कृष्णा रिवर के नीचे ये नहीं मिलता, तो तमिलनाडु और केरल में नहीं मिलता।
और नॉर्थ ईस्ट के अंदर नहीं मिलता, बंगाल से ऊपर नहीं। और ऊपर आप जाएंगे तो पंजाब के किनारे पे थोड़ा है, हरियाणा में है, और ऊपर आपको उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश। तो ये पहाड़ी इलाकों का जानवर नहीं है। ये इसका वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इसके अंदर मैं अगर कुछ फैक्ट एंड फिगर की बात करूं आप, तो ये है कि दुनिया की जो चिंकारा की पॉपुलेशन है उसका लगभग 80 से 85% जो पॉपुलेशन है वो भारत में मिलती है। अगर मैं इसी को वापस 80 से 85% को फिर वापस लेके जाऊं तो लगभग 80-85% जो पॉपुलेशन है वो आज की डेट में सिर्फ राजस्थान में मिलती है। और राजस्थान के अंदर फिर वापस ये पश्चिमी राजस्थान में मिलती है, और पश्चिमी राजस्थान के अंदर हाईएस्ट जो पॉपुलेशन है वो जोधपुर में मिलती है। तो जोधपुर जिला या जोधपुर वन विभाग और जो जोधपुर के लोग हैं, जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर आ जाती है कि चिंकारा को बचाना हमारी ड्यूटी है। और इसका जो उत्पत्ति है इस स्पीसीज की, वो उत्पत्ति हुई है अफ्रीका से, और अफ्रीका के अंदर ये जो इसका साइंटिफिक नाम है गजेला बेनेटाई। तो अफ्रीका के अंदर जीनस गजेला जो है वो मिलता है, और इसकी गजेला जीनस की विश्व के अंदर टोटल 14 प्रजातियां हैं। उन 14 प्रजाति के अंदर 14 स्पीसीज के अंदर आउट ऑफ 14 13 स्पीसीज अफ्रीका में मिलती है। सिर्फ एक ये प्रजाति है जो ईरान से, तो ये एक प्योर एशियन स्पीसीज है जो अफ्रीका के बॉर्डर पे कहीं पे ओरिजिन हुई, और उसके बाद में इसने जो है वो ईरान और ये एशियन रूट लिया और ये यहाँ पे आके एस्टेब्लिश हुई। तो ये स्पीसीज जो है ईरान में अब बहुत ही थोड़ी संख्या में, लगभग 200 की संख्या में बची है, और उसके बाद में थोड़ी सी पाकिस्तान में है, और उसके बाद ये सारा का सारा जो इसकी पॉपुलेशन है वो इंडिया में 3 ही कंट्री के अंदर ये पॉपुलेशन आज की डेट में मिलती है। इसकी टोटल वैज्ञानिक रूप से इनको डिस्ट्रीब्यूशन और शारीरिक जो इसके संरचना और उसके बाल जो कलर है उसके बेसिस पे इसको 6 उप प्रजातियों के अंदर विभाजित किया है। वैसे साइंस के अंदर उप प्रजाति जो है सब स्पीसीज का कोई बहुत ज्यादा स्टेटस वैलिड नहीं माना जाता, बट फिर भी इसको 6 उप प्रजातियों में विभाजित किया गया है। एक है गजेला बेनेटी सिकाराई, ये दूसरी है गजेला बेनेटी करीमाई। ये दो जो सब स्पीसीज है ईरान के 2 छोटे छोटे नेशनल पार्क में मिलती है, दोनों एक दूसरे से अलग अलग है। और आप देखिए कि 2 नेशनल पार्क में ईरान में मिलती है और दोनों ही नेशनल पार्क में अलग अलग सब स्पीसीज मिलती है। उसके बाद में गजेला बेनेटाई सेलिनेरम, सेलिनेरम जो है वो साल्ट, अगर आप ध्यान से इसको देखो तो सेलिनेरम साल्ट से रिलेटेड है। तो ये जो प्रजाति है उप प्रजाति है ये पाकिस्तान, पंजाब और हरियाणा के जो जिसको हम लोग पंजाब प्लेन्स कहते हैं, पुराने टाइम में जब अनडिवाइडेड इंडिया अगर था तो ये सॉल्ट रेंज ऑफ पंजाब इसको कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं के बीच में सॉल्टी एरिया आता है। और एक स्पीसीज जो हमारी राजस्थान और पाकिस्तान के जो दूसरे भूभाग में जिसको हम लोग थार, पाकिस्तान का थार पार्ट और पाकिस्तान का थाल पार्ट, और उसके बाद में पाकिस्तान का रहीम यार खान और वो जो सिंध के जिले हैं उनके अंदर ये मिलती है गजेला बेनेटाई फुसिफ्रॉन्स, जो हमारी राजस्थान की प्रजाति उप प्रजाति है फुसिफ्रॉन्स। गुजरात की अपनी एक अलग ही उप प्रजाति है जिसको गजेला बेनेटाई क्रिस्टियाई कहते हैं, और रेस्ट ऑफ द इंडिया में जो मिलती है वो गजेला बेनेटाई बेनेटाई मिलती है। तो ये 6 प्रजातियां, 6 उप प्रजातियां पूरे इंडिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इन 6 उप प्रजातियों के अंदर सबसे कम जो पॉपुलेशन है वो करीमियाई और सिकाराई की है। यही चीज मैंने यहाँ पे इसके अंदर लिखी है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन, तो आज हमारे पास इंडिया के अंदर 4 इसकी उप प्रजातियां मिलती है गजेला बेनेटाई बेनेटाई, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन है गंगा घाटी से लेके, गंगा वैली से लेके ग्वालियर, झांसी, इलाहाबाद, रीवा, जबलपुर अप टू द हजारीबाग इन झारखंड, एंड दक्कन प्लेटू जिसको हम दक्षिण का पठार कहते हैं, इंदौर, भोपाल, खानदेश रीजन और हैदराबाद तक मिलती है। ये जो गजेला बेनेटाई है इसका उप प्रजाति का सबसे लंबा डिस्ट्रीब्यूशन जो है इंडिया के अंदर इसी का है। क्रिस्टाई जो है वो कच्छ, सौराष्ट्र एज फार एज ईस्ट अप टू द अहमदाबाद, मतलब ये अहमदाबाद तक मिलती है, इससे आगे नहीं मिलती। कच्छ में लिटिल रन ऑफ कच्छ, ग्रेटर रन ऑफ कच्छ, भुज का पूरा इलाका और नीचे थोड़ा सौराष्ट्र में भी मिलती है। तीसरी जो है गजेला बेनेटाई सालिनेरम है, साल्ट रेंज ऑफ पंजाब और हरियाणा, ईस्ट एज फार एज दिल्ली। आज की डेट में दिल्ली के अंदर ये प्रजाति उप प्रजाति अब नहीं मिलती है, तो ये हरियाणा के अंदर कुछ जगहों पे मिलती है। और गजेला बेनेटाई फुसिफ्रॉन्स बलूचिस्तान ईरान के बॉर्डर पे, ईरान इन वेस्ट एंड पाकिस्तान टू साउथ सिंध एंड राजस्थान इन द ईस्टर्न मोस्ट लिमिट।
राजस्थान से बियॉन्ड अगर कोई है तो वो फुसिफ्रॉन्स नहीं है, फिर वो बेनेटाई प्रजाति आ जाती है। तो जो विंध्याचल रेंज के आगे मतलब रणथंभौर तक ये मिल रही है, फिर उसके बाद में इसका आगे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। सिकाराई बहरान a गौर protected area in Tauran Biosphere Reserve in northeastern Simen province and Kavir National Park in Tehran। सिर्फ इसी जगह पे प्रजाति मिलती है। दूसरी जो करीमाई है वो आइसोलेटेड पॉपुलेशन है, थोड़ी थोड़ी कहीं पे मिलती है, बट रेस्ट्रिक्टेड ईस्ट ऑफ बोराजान इन बुशहर डिस्ट्रिक्ट ऑफ ईरान। तो ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम इस प्रजाति का और प्रजाति का देखें। अब मैं इसमें बताऊंगा कि जैसे मैंने मेरे टॉपिक को रखा था कि पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो हमारे साथ में एक बड़ी इंटरेस्टिंग है कि हम हमेशा अपने पास्ट को साथ में कैरी करते हैं। हमारा जो भूतकाल है वो हमारे साथ रहता है, वर्तमान में हम जीते हैं, और भविष्य हमारे आगे है, जो कल से या आज शाम से मतलब आप समझ लीजिए हमारे अगला पल जो है हमारा भविष्य। तो क्या हम इस प्रजाति को बचाने के लिए हमारे पास्ट एक्सपीरियंस को फ्यूचर के अंदर करेक्ट करके, इसका प्रेजेंट के अंदर करेक्ट करके इसका फ्यूचर देख सकते हैं? इसी के ऊपर मैं अपनी उधेड़ बूंद को मतलब अपनी बातों को रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पास्ट के अंदर हमारा जो हमारा पास्ट है, या तो वो ग्लोरियस है, मतलब जिसके ऊपर आप गर्व कर सकते हो, या हमारे पास्ट के अंदर कुछ न कुछ कमी आ रही है। ये प्रजाति आज से, मैं अपनी बात बता रहा हूँ 1999 से या 1998 से 1998 से मैं आज स्टार्ट करता हूँ, तो 22 साल के अंदर इस प्रजाति को मैंने घटते हुए देखा है, बढ़ते हुए नहीं देखा है। इसकी संख्या घट रही है, और बहुत सारे जो हमारे सुनने वाले लोग होंगे, जो हमारे साथी जुड़े हुए हैं, उनको भी पता होगा कि किस इलाके में पहले मिलती थी, आज की डेट में वहां नहीं मिलती। अगर मिलती है तो उनकी जो पारिवारिक जो संख्या थी, जो इनके समूह की जो संख्या थी, वो छोटी हो गई है। छोटी समूह की संख्या क्यों हो गई, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके साथ में ये है कि आज इसके साथ में क्या समस्याएं आ रही है, उनके ऊपर मैं बताऊंगा, और फ्यूचर इसका मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, या क्या हम इसके अंदर कर सकते हैं, या क्या हमारे पास में काम करने का स्कोप बनता है कि हम इसको बचाने के लिए ये करें। और यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि संख्या जो होती है किसी भी एनिमल की है, इवन आप हमारा जो भारतीय जनगणना है या जो किसी भी जनगणना, इवन आप कोविड के अंदर भी आप देख लीजिए कि कितने लोग जिए, कितने लोग मरे, कितनों का इन्फेक्शन हुआ, कितने लोग ठीक हुए। तो संख्या हमेशा ही सस्पिशियस होती है, जिसके ऊपर हर कोई सवाल उठाता है। और हम वन्य जीवों की गणना कैसे करते हैं, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। जब इंसान की जनगणना नहीं हो सकती तो वन्य जीवों की जनगणना तो बहुत ही बार की बात है। हमारे यहाँ इंसान की जनगणना भी हम लोग कहते हैं कि साहब इसमें इतने % लोग ज्यादा काउंट हो गए या इतने % लोग कम काउंट हो गए। आज की डेट में भारत के अंदर वन्य जीवों की गणना के कुछ ही एनिमल्स ऐसे हैं जिनकी गणना बहुत सही तरीके से हो रही है, जिसमें एक टाइगर का सेंसस है, जो 2004 के बाद में उसकी गणना के करने के तरीके को पूरा का पूरा ओवरऑलिंग करके चेंज किया गया। इसके अंदर पहले वो पगमार्क सेंसस करते थे, आज वो कैमरा ट्रैप से सेंसस करते हैं। चिंकारा की गणना या टाइगर और लेपर्ड के बाद में जितने भी एनिमल्स हैं उनकी जनगणना करने के आज भी हमारे पास कुर्कों के जो मेथड है, जिसको लोकल लैंग्वेज में किंग्स मेथड कहते हैं या वाटर होल सेंसस कहते हैं, वही है। और ये सबसे क्रूड फॉर्म ऑफ सेंसस है, जिसके अंदर आपको कुछ भी नहीं पता चलता कि क्या है। आप अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, जिसको हम लोग आज की डेट के अंदर, क्योंकि सरकारी एजेंसी रिलीज करती है आंकड़ा और इसी को हम लोग वैलिड मानेंगे, तो ये जो सेंसस है इसके अंदर आप देखेंगे तो कभी 5000 एनिमल जुड़ जाते हैं, कभी 5000 एनिमल कम हो जाते हैं, कभी 10,000 जुड़ जाते हैं, कभी 20,000 घट जाते हैं। ये पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। मेरा ये मानना है इसका सेंसस का मेथड चेंज करना चाहिए, और चाहे आप छोटे से एरिया में करो, पर आपको सेंसस के पॉपुलेशन सेंसस का डाटा, पॉपुलेशन सेंसस का मेथड चेंज करना चाहिए। और इसके अंदर आपको कुछ वैज्ञानिक, जिसको नवाचार कहते हैं, कुछ टेक्निकल आपको उसके अंदर इनोवेशंस की जरूरत है, जो रिसर्च के अंदर हम लोग यूज करते हैं। लाइन ट्रांजेक्ट मेथड है, जिसके अंदर टाइम जरूर लगता है, पर आपको पॉपुलेशन का जो सेंसस है वो नियर नेचुरल आता है, या जिसको हम लोग कहें कि वो वास्तविकता के बहुत करीब आता है। ये जरूरी है, अदरवाइज हमें पता ही नहीं रहेगा कि हम कहाँ पे इलाज कर रहे हैं और दर्द कहाँ पे है। जहाँ चिंकारा मिलता है उसकी अपनी एक अलग, जहाँ मिलता है उसकी एक अपनी समस्या है, पर हमें इनकी एग्जैक्ट संख्या ही नहीं पता। संख्या बल के ऊपर मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ कि आज की डेट के अंदर आप देखेंगे तो परम ने मुझसे सवाल पूछा कि सर इसका IUCN में क्या स्टेटस है। IUCN है दुनिया की इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, मतलब दुनिया का एक सबसे बड़ा नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हर देश का पार्टिसिपेशन है।
और वो रेड डाटा लिस्ट जारी करती है, जो लाल आंकड़ों की किताब जिसको हम लोग कहते हैं रेड डाटा लिस्ट जारी करती है, और वो रेड डाटा लिस्ट के अंदर इसका या किसी भी एनिमल का स्टेटस जो होता है उसी के बेसिस पे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे उनके बचाने के प्रयास किए जाते हैं। 1998-1999 तक चिंकारा वल्नरेबल था। वल्नरेबल का मतलब है कि इसको बचाने के लिए थोड़े सीरियस प्रयास किए जाने की जरूरत थी। 1999 के बाद में जब इसके पॉपुलेशन क्या बोलते हैं, इसका जब IUCN का असेसमेंट होने लगा, इसको डाटा लिस्ट कंसर्न में कर दिया गया। लिस्ट कंसर्न का ये मतलब है कि जैसे हम लोग कहते हैं ना, हल्का सा कांटा चुभा, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम नहीं, ठीक हो जाएगा, तो ये उस कैटेगरी में डाल दिया गया जो आज से 20 साल हो गए इसको, ये उसी कैटेगरी में है। इसका पॉपुलेशन का डाटा हमारे पास में नहीं है, और जब तक आप पॉपुलेशन का डाटा हम लोग जनरेट करके नहीं देंगे तब तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पे इसको बचाने के प्रयास नहीं हो सकते। अब मैं आपको अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर बता रहा हूँ। अब ईरान के अंदर थोड़े से लगभग 150-200 एनिमल बचे। पाकिस्तान की अपनी एक अलग कहानी है, उनके कितने बचे वो जाने। भारत में इसकी लगभग 80 से 85% पॉपुलेशन है जो सिर्फ भारत में रहती है, और भारत में हमें इनके पॉपुलेशन का आज तक अंदाजा नहीं है कि ये एक्चुअल में है कितने। मैं वन विभाग के डिपार्टमेंट से या CZA से हमारे जो देवेंद्र ठाकुर साहब जुड़े हुए हैं, हमारे दोस्त, मैं चाहूंगा कि इसकी पॉपुलेशन के ऊपर चाहे आप एक डिस्ट्रिक्ट से करवाओ, चाहे आप एक तहसील से करवाओ, पर एक जगह पे आप करो। मैंने कुछ इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स किए थे रूफर्ड फाउंडेशन के सहयोग से, और उसको मैंने हर दूसरे साल 6 मैंने एरिया लिए थे। 6 एरिया पे मैं पॉपुलेशन सेंसस अपने तरीके से, साइंटिफिक तरीके से करने की कोशिश करता था, और 2010 तक, 2006 से 2010 तक मैंने किया। मेरे जो इलाके थे 6, उन इलाकों के अंदर 40% पॉपुलेशन डाउन हुई। अब ये अगर आप मानते हो तो आप उस हिसाब से देख लीजिए कि इसकी पॉपुलेशन कितनी थी और 40% जो पॉपुलेशन कम हो गई। सेंसस का डाटा बहुत जरूरी है हमें किसी का फ्यूचर डिसाइड करने के लिए कि वो बचे कितने हैं। अगर वो कम बचे हैं तो हमें उनके पॉपुलेशन पे ध्यान देना होगा। यहाँ पे मैं इतनी बात बताना चाहूंगा कि हमें सेंसस की टेक्निक पे विचार करना चाहिए, स्पेशली राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, क्योंकि ये राजस्थान की आन बान शान है। ये आपका राज्य पशु है, ये आपका स्टेट वाइल्ड एनिमल है, स्टेट एनिमल है, और ये बचना राजस्थान की आन बान शान बचाने के बराबर है। मैं आपको इस लेवल पे बता रहा हूँ कि इसको कैसे बचाना चाहिए और इसके लिए आपको क्या करना है। पॉपुलेशन जो है, इसकी पॉपुलेशन के ऊपर क्या थ्रेट्स हैं, समस्याएं क्या है इसके पॉपुलेशन के ऊपर, ये मैं कुछ सवाल फॉरम से मैंने मंगाए थे। जनरली हमारे सामने ये आता है कि जो एनिमल हमें मरा हुआ दिखता है हम उसको मानते हैं कि ये -1 हो गया, और बाकी एनिमल जो हमें मरे हुए नहीं दिखते वो हम सोचते हैं कि साहब, जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने जब PhD शुरू की तो जालामंड गांव से स्टार्ट होते थे चिंकारा, और आगे ठेठ आपको लूनी नदी पार और आगे उसके आगे तक सब जगह मिलते थे। मेरे रहते रहते मतलब 2002 तक मैंने 3 साल के अंदर काम देखा। मैंने 3 साल के अंदर झालामंड के अंदर, इसको हम लोग कहते हैं अर्बन स्क्रॉल, जो शहर का जो विकास था, जो बिल्डिंगें बननी थी, जो प्लॉट्स कटने थे, वो सारे के सारे झालामंड के अंदर कट गए। और 2003 के अंदर गुड़ा विश्नोई का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो कंजर्वेशन का स्टेटस था कि सब ये शिकार निषेध क्षेत्र है, 2003 के अंदर इसका टैग हटा दिया गया। गुड़ा विश्नोई के अंदर ये टैग हटने से वहां पे आज की डेट के अंदर कोई भी कंजर्वेशन का काम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से लार्ज स्केल पे नहीं दिखता है। ये जरूर वहां पे जालामंड और गुड़ा बॉर्डर पे मैं जब PhD करता था तो एक बोर्ड लगा रहता था कि ये सेक्शन 35 के तहत ये शिकार निषेध क्षेत्र घोषित किया जाता है। उसकी अपनी एक टेक्निकल प्रॉब्लम थी जो 2005 या 2006 के अंदर भारतीय वन्य जीव अधिनियम के अंदर उसको हटा के और 2 नई कैटेगरी ऐड की गई थी। 2 कैटेगरी थी, कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व। टैग हटाना बहुत आसान था, नया टैग देना आज की डेट के अंदर आप देखिए राजस्थान के अंदर जोधपुर राजस्थान के अंदर 33 कंजर्वेशन रिजर्व थे। आज राजस्थान के अंदर कितने कंजर्वेशन रिजर्व या कम्युनिटी रिजर्व हमने बनाए? मुश्किल से 5 या 6 या 7। उसमें से एक हमारा सूरवीर है गुड़ा विश्नोई। अब हमें पता है गुड़ा विश्नोई के अंदर कंजर्वेशन रिजर्व गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है। गुड़ा और काकानी के बीच में जो जमीन है मोगड़ा के पीछे, उसको कंजर्वेशन रिजर्व बनाया। कागजों में वो कंजर्वेशन रिजर्व बना हुआ है, पर आज आप वहां पे जाके देखेंगे तो वहां पे 1 इंच फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वहां पे काम नहीं कर पाया। उसका एक अपना टेक्निकल मुद्दा है जिसके अंदर वो JDA वर्सेस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो उलझ के रखा हुआ है। तो राज्य सरकार, JDA भी राज्य सरकार का है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी राज्य सरकार का है, दोनों ही बैठ के अगर साथ में सोल्यूशन निकाले तो राजस्थान के राज्य पशुओं को बचा सकते हैं।
ये न मेरा न आपका, ये राजस्थान का राज्य पशु है, राजस्थान की सरकार के पास में इसका प्रॉब्लम भी है और इसका सॉल्यूशन भी है। तो जेडीए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अपनी जमीन का कंजर्वेशन रिजर्व वाली जमीन का ओनरशिप का या मैनेजमेंट का कुछ ट्रांसफर करे, ताकि ये हमारे स्टेट एनिमल को गुड़ा विश्नोई के अंदर बचाने के लिए प्रयास हो सके। गुड़ा विश्नोई के पास में माइनिंग साइट्स हैं, मोगड़ा के क्रैशर सबको पता है, और उसके बाद में लूनी नदी जो है वो चाहे सुप्रीम कोर्ट ने बजरी निकालने पे बैन लगा दिया, पर हमें पता है लूनी नदी कितनी बजरी उत्पादन कर रही है और लीगल और इलीगल तरीके से। तो सैंड माइनिंग हो रही है, रात और दिन वहां पे ट्रकें चलती है। और पश्चिम राजस्थान में धन्यवाद अटल सड़क योजना जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में आई थी, उसके बाद में गांव-गांव ढाणी-ढाणी सड़क पहुंच गई। सड़क पहुंचने के बाद में गाड़ियों की जो आवाजाही थी वो बढ़ गई, व्हीकल्स की, और स्पीड बढ़ गई। आज आप देखेंगे कि राजस्थान के अंदर हर जगह पे बहुत अच्छी क्वालिटी की रोड है, जिसको हम लोग विकास के साथ जोड़ते हैं, पर ये विकास जो है वो कुछ चीजों पे भारी पड़ गया है। उसमें एक जो है वो हमारे वन्य जीव। पश्चिमी राजस्थान में हाईएस्ट चिंकारा है, तो इसलिए इसका असर भी हाईएस्ट उन्हीं के ऊपर पड़ा है। हर आप रोड पे चले जाइए, आपको 100 किलोमीटर या 150 किलोमीटर अगर आप ट्रेवल कर लेंगे तो आपको जोधपुर से लेके बाड़मेर, जालोर, जैसलमेर जो रूट है, बीकानेर वाले रूट है, इनमें आपको कहीं न कहीं मेजर वाइल्ड लाइफ मरी हुई मिलेगी। और अगर आप अनलकी या लकी हैं तो आपको चिंकारा, डेजर्ट फॉक्स, डेजर्ट कैट ये मरे हुए मिलेंगे। ये क्यों मरे हुए मिल रहे हैं? ये सारे के सारे भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 की धाराओं में संरक्षित जानवर है और ये शेड्यूल 1 एनिमल है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कम से कम एक तरीके से उसका इन्वेस्टिगेशन करे। हर जगह पे हमारे यहाँ पे टेरिटोरियल फॉरेस्ट है, हर पूरे जिले के अंदर कहीं न कहीं एक फॉरेस्ट गार्ड के इलाके में वो घटना होती है। क्या फॉरेस्ट गार्ड वहां पे एक केस दर्ज करता है किसी अज्ञात वाहन के खिलाफ, जैसे पुलिस वाले करते हैं? नहीं करता। क्यों? ये उनकी अपनी समस्या है। पर अगर हम केस दर्ज करें तो आज हमारे पास में ये तो डाटा आएगा कि कितने मरे। मेन चीज ये है कि जब तक हमें पास्ट का नहीं पता रहेगा तब तक आप प्रेजेंट को सुधार ही नहीं सकते, तो फ्यूचर बनाओगे क्या? तो हमें मरे हुए जानवरों का डाटा बहुत जरूरी है। जैसे हम आज कह रहे हैं कि कोविड के अंदर कितने मरे, ताकि आगे वाले टाइम के अंदर हम उसकी व्यवस्था बना सकें। तो मरा जानवर हमारे पास में एक रिकॉर्ड छोड़ के जाता है कि वो कहाँ पे मरा, उसका लिंग क्या था, उसकी एज क्या थी, उसके जहां वो मरा उसकी जगह की हैबिटेट क्या थी। तो एक शोध करने वाले जो शोधार्थी हैं, जो पॉलिसी लेवल पे आपको कुछ सजेशन दे सकते हैं, उनके लिए ये डाटा बहुत जरूरी है कि वो आपको बता सके कि कौन से हैबिटेट पे कौन सा जानवर रहता था, उसकी वहां पे पॉपुलेशन का क्या स्टेटस है। सबसे भारी जो समस्या अब हम देख रहे हैं वो है कुत्ते, जिनको साइंटिफिक डेफिनेशन के अंदर आप कुछ भी कह दीजिए, ये हमारे पालतू कुत्ते नहीं है, ये हमारे घर के बाहर जो रहने वाले आवारा कुत्ते हैं, जिनको आप आवारा कह दो। तो बहुत सारे जो डॉग प्रेमी, एक आजकल नया समाज निकला जिसको वो लोग कहते हैं हम लोग डॉग लवर्स हैं। तो ये जो कुत्ता प्रेमी समाज है, उनसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये आपके जो कुत्ते हैं ये वन्य जीवों को मार रहे हैं, और वन्य जीव भारतीय वन्य जीव अधिनियम के तहत संरक्षित है। तो हर कुत्ता अगर किसी वाइल्ड एनिमल को मारता है तो वो कुत्ता एक उसमें दृष्टि में देखा जाना चाहिए कि इसकी वजह से वाइल्ड लाइफ मर रही है। हमें उन कुत्तों की समस्याओं का निजात देखना है कोई तरीके से, जिसके तहत वन्य जीव बच सके। स्पेशली क्योंकि वो चिंकारा और ब्लैक बक को बहुत मारते हैं, और आप लोग सोशल मीडिया पे देखते ही होंगे, जो ही बारिश होती है हर जगह पे 1, 2, 5, 7 ब्लैक बक और चिंकारा मारे जाते हैं। और इवन ये लोग तो 5-6 लोग कुत्ते मिलके और नीलगाय का भी शिकार कर लेते हैं। ये दिन दूर नहीं है जब ये कुत्ते ग्रुप के अंदर आएंगे और हमारे छोटे बच्चों को या हमारे ऊपर अटैक करेंगे। भारत के अंदर रेबीज फैलाने का, दुनिया के अंदर रेबीज फैलाने का सबसे बड़ा साधन है आवारा कुत्ते। और ये जितने भी कुत्ते जो गलियों में घूम रहे हैं, इनको किसी को वैक्सीनेशन नहीं लगा, इनको रेबीज एंटी रेबीज का वैक्सीन नहीं लगा है। तो ये रेबीज के एंगल से भी आप देखना चाहिए। और दूसरे हमारे जो वन्य जीव हैं उनको बचाने के लिए भी हमें कुत्तों की समस्या से निजात पाना है। इसके लिए पंचायत स्तर पे भी प्रयास होने चाहिए। इसके लिए वन विभाग जो है वो क्योंकि वन विभाग का स्टेट एनिमल के हिसाब से चिंकारा वन विभाग के हिस्से में जाता है, वाइल्ड लाइफ के हिसाब से वन विभाग इसमें पहल करे और वो कुछ ऐसे पॉलिसी डिसीजंस सिविल सोसाइटीज या जो आपके सिविक एजेंसीज है, जैसे पंचायत है और नगर निगम है, इनके साथ बैठ के वो कुछ ऐसा बनाए डिसीजन जिसके अंदर कुत्ते भी रहे और चिंकारा भी रहे।
अब वो कैसे रहे, ये वन विभाग और जो दूसरी एजेंसीज है उनके बीच में बैठ के बात होनी चाहिए। शिकार होता है इसका, हमारे पास में बहुत सारे प्रूफ हैं और एफआईआर दर्ज होती है। आपको एफआईआर जब दर्ज होती है तो ये प्रूफ के रूप में माना जाना चाहिए कि वहां पे एफआईआर हुई है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने या पुलिस डिपार्टमेंट ने उसका इन्वेस्टिगेशन किया और क्राइम हुए हैं, सजा मिलती है। तो शिकार होता है या शिकार नहीं होता है उसकी डिबेट हम नहीं करेंगे, पर शिकार होता है। और शिकारी का उसके बाद क्या होता है, वो एक इंसान है। क्या हमारे पास में, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास में या पुलिस डिपार्टमेंट के पास में उनको रिहेबिलिटेट करने का कोई प्लान है? शिकारी शिकार करता क्यों है? क्या हमने कभी उसकी एक स्टडी की है, उसकी साइकोलॉजी जानने की कोशिश की है कि भाई तुम शिकार क्यों करते हो? क्या वो इतना जान जोखिम डाल के और वो मांस खाने के लिए शिकार करता है? नहीं, वो मांस खाने के लिए शिकार नहीं करता। वो जितना रुपए का रिस्क उसने लिया उतने रुपए का मार्केट से वो मांस लाके खा सकता है। वो शिकारी शिकार को किसके लिए मार रहा है, कहाँ आगे पहुंचा रहा है, यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या पुलिस डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेशन नहीं करता है, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश की लैंग्वेज में स्केप गोट। तो जो रेड हैंडेड शिकार के साथ पकड़ा जाता है उसको हम लोग इसको स्केप गोट बना के उसी को सजा दिलाने में रहते हैं कि इसने ये क्राइम किया है। और अगर आप उनका रिकॉर्ड चेक करोगे तो कोई 2 साल, कोई मिनिमम 2, 3, 5, 7, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने 7-7, 8-8 चिंकारा का शिकार किया और बार बार वो जेल जाते हैं और बार बार वो जमानत होती है, क्योंकि ये जमानती अपराध है, इसमें गैर जमानती अपराध नहीं। तो हमने क्या पाया, हमने शिकारी को पकड़ा, हमने शिकारी को जेल भेजा, शिकारी के ऊपर केस चलते रहेंगे। अब हमें यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करना है, चाहे आप इसके अंदर एनजीओ वाले कोई काम करें या चाहे कम्युनिटी के जो हमारे जो लोग हैं जो चिंकारा बचाने के लिए काम करते हैं, आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करिए। जमानत पे बाहर आने के बाद में इस आदमी को कौन मिलता है, क्या मिलता है। मैं ऐसे 2-3 केस जानता हूं जहां पे सरपंच लोग उन शिकारियों की कंपाउंड की फीस भरने के लिए आते हैं। अब आप सोचिएगा, सरपंच को हम लोग जिताते हैं और वो सरपंच लोग इन शिकारियों की जमानत, जैसलमेर जिले के मैं 2-3 केस बता रहा हूँ जिसके अंदर सरपंच कंपाउंड का फीस भरने के लिए आता है। कंपाउंड का फीस का मतलब होता है कि उसी जगह पे केस को खत्म कर दिया जाता है और शिकारी को फ्री कर दिया जाता है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मरे हुए चिंकारा का रेट लगवा के या एस्टिमेट करके कानून के हिसाब से उसको रेंजर लेवल पे खत्म कर दिया जाता है। ये जो खत्म करने का तरीका है, इसको खत्म न करके केस को दर्ज किया जाए, थोड़ा सा मेहनत की जाए और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो फॉरेस्ट गार्ड्स हैं उनको भारतीय वन्यजीव अधिनियम की सारी धाराओं की मीन मेक और माइन्यूट से माइन्यूट पॉइंट उनको सिखाया जाना चाहिए, क्योंकि ये वही शिकारी है, उसी लेवल का उसने क्राइम किया जिस लेवल का क्राइम सलमान खान ने किया। तो सलमान खान का जब केस इतना लंबा चल सकता है तो फिर कोई XYZ का केस क्यों नहीं चल सकता? क्यों फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यहाँ पे थोड़ा स्लो हो जाता है और वो उसमें ह्यूमन एंगल ढूंढने लगता है कि साहब ये गरीब है, इसने मजबूरी में किया, इसने ये किया वो किया। मेरा ये मानना है कोई भी क्रिमिनल मजबूरी में क्राइम करके क्रिमिनल नहीं बनता है, उसके पीछे उसके साइकोलॉजिकल रीजंस है, उसके सोशियोलॉजिकल रीजंस है। अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट चाहता है तो उसके वो रीजंस पता करके देखे कि उसमें प्रॉब्लम क्या थी कि उसने ये शिकार किया। उसको पता था कि मैं पकड़ा जाऊंगा तो मैं जेल जाऊंगा या मेरे ऊपर इतने 1000 रुपए का जुर्माना होगा, फिर भी उसने क्राइम किया और उसके बाद वो शिकारी कहता है कि साहब मेरे पास में तो पैसा देने के लिए पैसा नहीं है, और उसके बिना सूचना के वो शिकारी किसी को सूचना नहीं करता है, पर गांव के अंदर आग की तरह खबर फैलती है कि साहब फलाना जी शिकारी पकड़े गए हैं और सरपंच साहब अपनी नई की नई फॉर्च्यूनर गाड़ी के अंदर आके और 1-1 लाख रुपए तक का कंपाउंड भरने को तैयार हो जाते हैं। मुझे शर्म आती है हम ऐसे सरपंचों को जिताते हैं जो शिकारी के लिए 1 लाख रुपए अपने जेब से देने के लिए। हमने उन सरपंच साहब को पूछा गया, सरपंच साहब आपका इसमें क्या फायदा हो रहा है, आप इसको बचाने के लिए क्यों लग रहे हो? ज्यादा से ज्यादा आपका 1 या 2 या 5 वोट कम हो रहे हैं, पर आप 1 लाख रुपए उसको कंपाउंड क्यों करने के लिए लगे हुए? उसके ऊपर सरपंच साहब के पास में कोई जवाब नहीं होता और फिर वो आगे पीछे देखते हैं और उसके बाद वो वहां से गायब हो जाते हैं। तो ये हमारा जो तंत्र है इसके अंदर हमें सही सवाल सही जगह पे उठाना आना चाहिए और केस को आप लेके जाइए कोर्ट तक और कोर्ट को डिसाइड करने दीजिए। भारतीय जो संविधान है उसके अंदर आपको कंपाउंड करने की पावर तो दी है, पर आपको कंपाउंड करना किस लेवल पे जाके सोच के करना है वो लॉजिक लगाने बहुत जरूरी है। आप हर केस को कंपाउंड मत करिए। उसने कोई कबूतर नहीं मारा है, उसने एक आपका जो राज्य पशु मारा है और उसके लिए राजस्थान स्टेट को सीरियसली सोचना चाहिए कि उसको एक्स्ट्रा क्या हम पनिशमेंट दे सकते हैं जिसके अंदर उसको कम से कम एक सबक तो मिले कि भाई तुमने चिंकारा क्यों मारा। एक और मैं बात करना चाहूंगा जिसके अंदर हम सब लोग दोषी हैं, वो है हमारे खेत के चारों तरफ की जाने वाली फेंसिंग।
सबका खेत बहुत प्यारा है, उसके अंदर हम लोग अनाज उगाते हैं। हमारे मित्र श्रवण पटेल जी यहाँ साथ जुड़े हुए हैं। श्रवण पटेल जी, मुझे लगता है कि दिन में कम से कम 5 ऐसे संदेश, इतने भावुक संदेश लिखते हैं, जिसके अंदर आप अगर पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हमने क्या गुनाह किया या क्या जाने अनजाने हम लोग जुर्म कर रहे हैं। हम लोग खेत के पहले खेत के बाढ़ होती थी, और उस समय की कहावत भी थी कि खेत बाढ़ जो है वो खेत को खा रही है। और आज जो है वो हमारी बाढ़ छोटी हो गई, क्योंकि हमारे पास में जमीन जो है वो कम हो गई है, या मान लीजिए कि मेंटेनेंस करने की हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है जो हमारे पूर्वज करते थे। तो हमने बाढ़ों को खत्म कर दिया है, और जो उसकी खाई होती थी, जो उसकी रेत की पाल होती थी, उसके ऊपर हम लोग जो पाले के जो होते थे, जड़बेरी की या जो पाए हम लोग लोकल में कहते हैं, उसको हम लोग कांटे डाल देते हैं, और एक मतलब पूरा साल हम अपना, आप ये मान लीजिए कि उसके अंदर खेत के अंदर हम लोग मेंटेनेंस में लगते थे। आज के डेट के अंदर क्या है, हम लोग आते हैं, पिलर लगाते हैं, अगर हमारे पास पैसे अच्छे हैं तो हम लोग लोहे की जाली लगाते हैं, और लोहे की जाली के अंदर फिर हम ये ऑप्शन ढूंढते हैं कि साहब इसके अंदर कोई बड़ा जानवर आके हमारे खेत को चरे ना। तो इसलिए हम लोग 2.5 इंच बाय 2.5 इंच या 4 इंच बाय 4 इंच के ब्लॉक के स्क्वायर जो शेप की जाली होती है वो हम लगा देते हैं, क्योंकि जाली जो है वजन पे मिलती है। तो यहाँ पे हमने कुछ पैसे बचाने के चक्कर में हमने जाली बड़ी ले ली। अगर आपको जाली लगानी है तो आप मच्छर जाली लगाओ ना, ताकि मच्छर भी ना आए। जाली का जितना बड़ा गैप होता है उतना ही उसके अंदर से एनिमल को लगता है कि मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि गैप बड़ा हो जाता है। अगर आप लोग कभी वॉलीबॉल खेलते हो तो आपको वॉलीबॉल की जाली जो है वो कई बार आपको दिखेगी नहीं, आपको ओपोनेंट जो है आपका सामने वाला खिलाड़ी दिखता है, क्योंकि जाली के बीच में गैप जितना बड़ा होगा अगला आपको उतना ही स्पष्ट दिखेगा। ये जानवर है, ये कोई इंसान तो है नहीं कि उसको दिख रहा है। और वो जानवर उस गैप के अंदर से निकलने की कोशिश करता है, और भगवान ने इसके सींग जो है पीछे की तरफ मुड़े हुए दिए। आप देखिएगा इसके सींग पीछे की तरफ मुड़े हुए हैं। आगे जा नहीं सकता क्योंकि इसका शरीर बड़ा हो गया, पीछे वापस आ नहीं सकता क्योंकि भगवान ने इसको सींग पीछे मुड़े हुए दिए। अब ये जानवर ट्रैप में फंस गया, न ये बाहर निकल सकता है और न आगे जा सकता है। इसको निकालने के लिए या तो इंसान ही कोई मदद करे, और नहीं तो पीछे से दानवी रूप से कुत्ते इसके पीछे पड़े हुए हैं और कुत्ते इसको मारते हैं। तो कुत्ता भाग के शिकार करता है, पर अगर आपने जाली नहीं लगाई है तो चिंकारा बाढ़ कूद के चला जाएगा। मेरे पास में ऐसे ऐसे, मैंने जब शोध कर रहा था तो मेरे पास ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस है कि 22 फीट लंबा चिंकारा ने जंप लगाया और 12 फीट ऊंचा लगाया। मेरे ऊपर से कूद के चिंकारा निकल गया था, मैं बाढ़ के पास बैठा था। 12 फीट ऊंचा जंप चिंकारा लगा सकता है। अगर वो बाढ़ या वो जाली आपकी पारदर्शी ना हो तो वो चिंकारा उसको कूद के जंप करेगा, पर वो पारदर्शी दिखती है तो इसलिए चिंकारा उसके अंदर सिर घुसा लेता है, और उसके बाद में उसका मरना 100% तय है, क्योंकि ये जंगली जानवर है। मारवाड़ी में एक शब्द है, धेलक पड़ गई, मतलब इसका जो दिल है वो बहुत कमजोर है। हम लोग मारवाड़ी में कहते हैं कि साहब इनको कालजो फाटको। तो जब तक जो जंगली जानवर है वो एकदम फंस जाता है, उसके बाद में ट्रैप के अंदर से निकलना इसके लिए भारी पड़ जाता है, पीछे से कुत्ता के मार देता है। अगर कुत्ता ना भी मारे, हमारे पास कुछ ऐसे भी फोटो हैं जहाँ कुत्ता नहीं है पर इसकी गर्दन बड़ी सॉफ्ट है और वो गर्दन भी टूट जाती है, क्योंकि ये बार बार छटपटाएगा, वहां से निकल नहीं सकते, तो ये ऐसे करके मरते हैं। अब हमने फेंसिंग क्यों लगाई है उसके ऊपर मैं सभी कृषकों को बोलूंगा कि भाई हमारे खेत में ऐसी कोई बहुत ही महंगी वाली जोजोबा की खेती, या कोई आप ये मान लीजिए कि सबसे महंगी जो केसर की खेती हम कर नहीं रहे, उसी खेत के अंदर हमारे पूर्वजों ने हम लोगों को पाल पोस के बड़ा करके आज इस हालत पे, इस जगह पे हमें पहुंचा दिया कि हम लोग ठीक ठाक से कमा के खा रहे हैं। तो थोड़ा अगर चिंकारा खा भी लेता है तो आप उसके लिए बड़ा दिल रखिएगा, चिंकारा को आप जाली से मत रोको। अगर आप जाली लगाना चाहते हो तो उसके लिए आप जाली के अंदर चाहे पुराने फटे हुए कट्टे लगाओ, चाहे बोरी लगाओ, चाहे जो बबूल आपका देसी जो बावड़े अपने लोकल दुनिया भर के जोधपुर के ओरण गोचरों में खड़े हैं, आप जाओ उनको काटो डालियों को, और उसके जाली के साथ साथ में बीच में उनका फंसा दो। आप आपकी जाली को पारदर्शिता से रोको, आपका चिंकारा नहीं मरेगा। अब हमें क्या होता है कि चिंकारा फंस गया, चिंकारा मर गया, कुत्ते ने काट लिया, यहाँ पे हमारे अंदर का जो हीरो है, हमारे अंदर का सलमान खान या जो हीरोइज्म जाग उठता है, हम उसको रेस्क्यू करने के लिए लेके उसको निकल पड़ते हैं। चिंकारा पहले से जोरदार तरीके से फंसा हुआ था, या मान लीजिए कुत्ते ने उसकी टांग पूंछ गर्दन कुछ पकड़ ली, वो भाग नहीं पा रहा है, कहीं उसकी हड्डी टूट गई, कहीं उसका टांग टूट गया, वो घायल हो चुका है। ये बोल के नहीं बताएगा कि मुझे कितना दर्द हो रहा है, वो घायल हो गया। उसके बाद आपने उसको रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करने का जो हमारा तरीका था वो बड़ा जबरदस्त था। मैं बहुत सारे ऐसे फोटो देखता हूं, मैं पहले सबको नमन करता हूं, आप रेस्क्यूअर्स रेस्क्यू करते हैं। अब मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि रेस्क्यू होने वाले जानवर का आगे का फ्यूचर क्या बनता है उसको भी हमें ध्यान देना है। आप लोग माचे सफारी पार्क में बहुत सारे लोग रेस्क्यू करके चिंकारा पहुंचाते हैं, वहां पे आप देखिए एक रजिस्टर है, उसके अंदर रेस्क्यू के एनिमल्स का आने का रिकॉर्ड रहता है।
एक रजिस्टर है जिसके अंदर रिलीज का रिकॉर्ड रहता है। कभी आप तसल्ली से आइए, बैठिए, उनसे बात करिए, उनसे पूछिए कि रेस्क्यू वाले एनिमल्स आ कहां से रहे हैं। उन रेस्क्यू वाले एनिमल्स जहां से आ रहे हैं, उन गांवों की पंचायतों के साथ वहां बैठ के कुत्तों के लिए या जालियों के लिए जो प्रॉब्लम हो रही है, उनका निर्णय आप सामुदायिक स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर आप लीजिए। अगर रेस्क्यू का एनिमल आ गया और रेस्क्यू का एनिमल बच गया तो उसको रिलीज करते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सरवन सिंह जी राठौड़ के टाइम से ये काम शुरू हुआ था बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद में हेमंत जी जोशी आए थे, उसके बाद बीच में 2-3 और डॉक्टर्स आए, और अभी करंट में ज्ञान जी आए। जी जान लगा देता है वेटरनरी डॉक्टर। पर अगर एनिमल ना बचे तो हम लोग उन्हीं को वापस सवाल जवाब करने लग जाते हैं। वो वहां पे पहुंचने से पहले जितना मेंटल जो घायल हुआ है, जिसको हम लोग कहते हैं वो इमोशनल जो उसका टूटा है वो जो जानवर, उसकी भरपाई वेटरनरी डॉक्टर नहीं कर सकता है। हम लोग कहते हैं कई बार के साथ स्वास्थ्य लाभ कहाँ मिलेगा, स्वास्थ्य लाभ सबसे अच्छा तो आपको घर पे मिलेगा, क्योंकि आप अपनों के बीच में बैठे हो। वहां हम लोग नहीं है। हम लोग हॉस्पिटल चले जाते हैं, फिर अगल बगल के बेड पे जब कराते हैं लोग देखते हैं तो हमें लगता है कि पता नहीं हमारी हालत क्या होने वाली है, और हम लोग इमोशनली टूटने लगते हैं। और यही हालत जो है चिंकारा के साथ में होती है कि वो रेस्क्यू सेंटर में आ गए हैं, वहां पे उसके साइड के अंदर सारे जानवर पड़े हुए हैं। तो मैं रामपाल जी भवाद और उनकी टीम को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, जो उन्होंने 2000 आज से 3-4 साल पहले, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, आई थिंक 16 या 17 की बात है, महेंद्र सिंह राठौर डीएफ होते, उनके साथ में मिलके उन्होंने प्रयास किए, और जोधपुर जिले के बहुत सारी जगहों पे, मुझे लगता है 15 से 17 ऐसी जगह थी जहाँ पे लोकल लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे रेस्क्यू वार्ड बनाए थे। उनको रेस्क्यू वार्ड का नाम दिया गया था। और रेस्क्यू वार्ड का ये मतलब है कि आसपास का जो चिंकारा घायल हो गया उसको आप रेस्क्यू वार्ड में लाओ, उसको आप प्राथमिक उपचार वहीं पे दो। अगर वो वहाँ का डॉक्टर जो है वो, जैसे आजकल गाँव के अंदर हर पंचायत के अंदर एक वेटरनरी लाइव स्टॉक असिस्टेंट या जो वेटरनरी डॉक्टर आ गया है, तो वो वहाँ पे उसका इलाज करेगा, और उसके बाद में वो 1 या 2 दिन उसको वहां रखेगा। उसकी जो इमोशनल जो दर्द हुआ है वो चिंकारा का ठीक होगा। उसके बाद वो माचा शिफ्ट करेगा। हमें उसको मोटरसाइकिल पे खड़ की बोरी की तरह लाद के नहीं लाना है। इसमें मैं जो हमारे जितने भी साथी लाते हैं, कोई उसको कंधे पे उठा के लाता है, कोई उसको कार में रख के लाता है। आप बहुत अच्छा काम करते हो, पर आप जाने अनजाने उस एनिमल को बचा तो रहे हो, पर आप उसके बचने के चांसेस को कम कर रहे हो। आप उस जानवर को ज्ञान जी से आप एक प्राथमिक उपचार का एक दवाई का बक्सा बनवा लो, उनको बोल दो साहब क्या क्या इसमें दवाई मिलती है, और उन दवाओं से आप उसको कम्युनिटी लेवल पे करो। यहाँ पे हमारे साथ अगर नहीं जुड़े हैं तो अभी बहुत जगह पे रेस्क्यू का काम कम्युनिटी लेवल पे चल रहा है, जिसमें एक मैं घेवर जी का नाम लेना चाहूंगा, जो खिजड़ली के अंदर का रेस्क्यू का काम कर रहे हैं, और उन्होंने वहाँ पे बहुत अच्छे चिंकारा जो रेस्क्यू किए हैं, और विश्व प्रसिद्ध बन गया अब हमारा धोलिया, जो धमना गोलिया जो सांचौर का है, हीराराम जी दयाल, उसके अंदर कई सालों से काम कर रहे हैं। रेस्क्यू सेंटर के अंदर एनिमल आता है, आप उसको वहां पालते हो, अब आप उसको चिड़ियाघर मत बनाइए। मैं आपको सबको बोलता हूँ, चाहे वो धमना गोलिया हो, चाहे वो घेवर जी के यहाँ पे भी जानवर हो, आपका जो रेस्क्यू सेंटर है वो एक छोटा सा आप उसको सेटअप रखिए। आप उसको उसके अंदर फिर आप रिजगा डलवा रहे हो, फिर आप उसके अंदर वो डलवा रहे हो, उसको पत्ता गोभी खिला रहे हो। वो जानवर जंगली है, उसको आपको जंगल में छोड़ना है वापिस। हम लोग जो है वो कानूनी रूप से गलत कर रहे हैं। वन विभाग यहाँ पे बहुत बड़े दिल वाला है जो हमें करने दे रहा है। अगर आप किसी और स्टेट में रेस्क्यू का काम करेंगे तो आपको स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रेस्क्यू काम करने का सर्टिफिकेट मिलेगा, लाइसेंस मिलेगा, तब जाकर आप रेस्क्यू कर सकते हैं, नहीं तो आप रेस्क्यू नहीं कर सकते। क्योंकि भारतीय वन्य जीव अधिनियम धारा 1994 का शेड्यूल 1 का अनुसूची 1 का प्राणी है, और अनुसूची 1 के प्राणी को छूने मात्र से आप अपराधी बन जाते हो। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप रेस्क्यू का काम वन विभाग के हाथ पे छोड़िए, और वन विभाग के आप हर काम आप मत करिए। आप वन विभाग को बोलिए कि वन विभाग इसको काम करे, आप वन विभाग की मदद करिए, पर आप रेस्क्यू लेके उसको मोटरसाइकिल पे लेके और आप वहां पे मत पहुंच जाइए, वो जानवर नहीं बचेगा। ऐसे जानवर का आप चेक करना वो कितने बचते हैं। आपने तो अपना फर्ज पूरा किया, आप अपने समय लगाया, आपने अपना पैसा लगाया, और आपने अपना इमोशनल टच दिया उस एनिमल को, पर वो एनिमल बचेगा नहीं। तो आप उसको एनिमल को बचाने के लिए वहीं पे उसका इलाज अगर कर सकते हो तो आप करिए, और नहीं तो नियरेस्ट रेस्क्यू वार्ड जो बने थे उन वार्ड्स को आप वापस रिवाइव करवाइए। 17 जगह पे मुझे याद आ रहा है, सरवन सिंह जी राठौड़ भी उस समय रेस्क्यू सेंटर में थे, और इन लोगों ने सिलेक्ट करके और पूरे 17 जगह ढूंढी थी, और उनमें सब जगह पे
वहाँ का जो वेटरनरी हॉस्पिटल था उसके साथ में इन्होंने उसको टच किया। तो रेस्क्यू क्या है, कैसे है, इस सब से रिलेटेड भी बहुत जरूरी है कि हमें क्यों करना है। और कम्युनिटी का मैं रोल आपको बता रहा हूँ कि बचाने के लिए हम लोग बचाते हैं इसको। बहुत बहुत धन्यवाद है। पूरे विश्व के अंदर पश्चिम राजस्थान में ही एक ऐसी कम्युनिटी है जिसमें मैं किसी एक कम्युनिटी का नाम नहीं लूंगा। इसके अंदर बहुत बड़ा रोल विष्णोई कम्युनिटी का है। उसके साथ में बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें मैं जैन बताऊंगा, जाट बताऊंगा, राजपुरोहित बताऊंगा, पटेल बताऊंगा, सिरवी बताऊंगा और चारण बताऊंगा। ऐसे ऐसे इवन कई जगह पे आपको राजपूत भी बहुत मिलेंगे जो रेस्क्यू का काम करते हैं या बचाने का काम करते हैं या शिकारियों को शिकार नहीं करने देते। ये भी एक बचाने का काम है। तो पश्चिमी राजस्थान का पूरा हमारा जो समुदाय है वो एक बहुत वाइल्ड एनिमल्स के लिए बहुत अच्छा अपना फीलिंग रखता है। उनके लिए हमें प्रोज तो वो बचाए कैसे और उसके बाद में उनका असर क्या होता है। तो हम बचाते हैं, उसमें हम एनिमल को बचा रहे हैं, पर वो एनिमल बचते हैं कि नहीं बचते, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है जो जो रेस्क्यू सेंटर के डाटा से आप हकीकत पता कर सकते हो। बचते बहुत कम है। 21 से 27% जानवर बचते हैं जो आप रेस्क्यू वार्ड में लेके आते हो। और पूरी अटेंशन देने बाद यहाँ पे महेंद्र गहलोत भी शायद हमारे ऑडियंस में है। महेंद्र जी और ज्ञान जी और दुनिया भर के हमारे जो साथी लोग हैं जो दिन रात लगे हुए हैं इसमें। घेवर जी का भी बहुत बड़ा रोल है। घेवर जी वहाँ पे अपना काम कर रहे हैं। पर उसके बाद हमारा बचना जो है वो हमें देखना है कि वो एनिमल बचे, नहीं तो बहुत जो है वो हम लोग सही नहीं कर रहे। हम एक परम ने एक सवाल पूछा कि सर हम अर्बन किड्स को, मैं किड्स की एज 18 साल तक मान लेता हूँ, तो कंजर्वेशन के अंदर लोग कैसे जुड़े? कंजर्वेशन के अंदर लोग ये जुड़े कि आप सबसे पहले जो है वो एनिमल्स के प्रति अपने अंदर एक इमोशनल टच लेके आए। आप उसको अम्यूजमेंट, आप उसको मजाक में ना लें, आप उसको सीरियसली लें, उसको आप देखें कि वो क्या है, उसके बारे में आप जानने की कोशिश करें। वो कहाँ रहता है और क्या खाता है, क्या पीता है। चिड़ियाघर में आप एनिमल को देखें, बाकी चिड़ियाघर के अंदर आपके लिए बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। आप एनिमल्स को देखें, उसके बाद में वो वही खाते हैं जो चिड़ियाघर का स्टाफ उनको खिलाता है। आप जंगल में उसके फूड हैबिट के बारे में जानने की कोशिश करें, वो किस तरह के एनवायरनमेंट में रहता है, कैसे वो जगहों पर रहता है और उसको उसका व्यवहार कैसा है, उसके दुश्मन कौन है, उसके दोस्त कौन है। ये सब चीजें जो है वो अर्बन एरियाज के लोगों को जानना है। गाँव के लोगों को मुझे पता है कि गाँव के बच्चे वहीं पे पले बड़े हैं और उनको पता है कि चिंकारा क्या खाता है क्या नहीं खाता। अनइथिकल रेस्क्यू का मैंने आपको अभी बताया कि ये इथिक्स के हिसाब से हम लोग गलत कर रहे हैं कि हम लोग जो रेस्क्यू कर रहे हैं वो रेस्क्यू का हमारा तरीका बहुत गलत है। डिमेरिट ऑफ रेस्क्यू मैंने आपको बताया कि रेस्क्यू तो हम कर रहे हैं पर आप वहां पे ले जा रहे हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऊपर आपने ले जाके रेस्क्यू करके एनिमल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दे दिया, पर रेस्क्यू करने के बाद में उसका क्योंकि हम लोग गलत तरीके से लेके आए थे, जिसको वैज्ञानिक टर्म में हम लोग कहते हैं ट्रॉमा। तो जो मायोपिक जो ट्रॉमा लगता है, नॉट मायोपिक, एग्जैक्ट नाम मुझे याद नहीं रहा, पर उसमें क्या है कि उसका जो कलेजा है वो कलेजा मीन्स उसका हार्ट है, वो हार्ट की बीट कम हो जाती है और हार्ट अटैक के अंदर वो एनिमल मरता है। वो आपके इंजरी से नहीं मरेगा, कुत्ते के काटने से एनिमल इतना नहीं मरेगा जितना कि आपने उसको रेस्क्यू करके। मैं बहुत सारे आप लोग बहुत सारे ऐसे फोटो भेजते हो, करते हो, देखते हो, जिसमें एक चिंकारा के साथ में 15 लोग, 7 लोग, 8 लोग, 10 लोग, 20 लोग उसके साथ खड़े रह के सेल्फी लेते हैं। सोशल मीडिया में आप फोटो डालते हो और आपको एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए आपको 5 लोग, 10 लोग, 25 लोग, 1000 लोग आप उसको लाइक, डिसलाइक और कमेंट करते हैं। ये रेस्क्यू का सही तरीका नहीं है। दुनिया गवाह है कि अच्छे काम करने वाले लोग जमीन इस तरह पे काम करते हैं, वो इतने ज्यादा प्रचार प्रसार में बिलीव नहीं करते। तो अगर आप सीरियसली रेस्क्यू कर रहे हैं तो आपको हम जान लेंगे, आप वहीं पे रहिएगा। ज्यादा सोशल मीडिया पे 20-25 लोगों के साथ में चिंकारा को पकड़ के और आप ऐसे करके फोटो मत डालिए, वो गलत है, एनिमल के लिए भी गलत है और कानूनी रूप से भी गलत है। मीडिया का कंजर्वेशन के अंदर बहुत बड़ा रोल है और मुझे लगता है कि मीडिया को कुछ ऐसे आलेख छापने चाहिए, कुछ ऐसे स्टोरीज करनी चाहिए जिसके अंदर वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रोल, कम्युनिटीज के रोल, वाइल्ड लाइफ की पॉपुलेशन, वाइल्ड लाइफ का स्टेटस, मतलब कुछ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन के साथ में दे। ये नहीं कि फलाने गांव पे कुत्ते ने चिंकारा पकड़ा, उसके साथ में एक फोटो आई और वो वहां से वहां तक उसने 15 लोगों के नाम आए, उन्होंने उसको रेस्क्यू किया। दिस इज नॉट ए न्यूज ऑफ कंजर्वेशन। कंजर्वेशन की न्यूज है कि आप उसके अंदर, जैसे मैं आपको इतने मुद्दे बता रहा हूँ, आप अगर इसमें से किसी भी मुद्दे पर अगर आप एक रिपोर्टिंग करना चाहें तो आप करिएगा। आपको
जो है वो कॉलम भरने के बजाय आपका भी लर्निंग होगी कि अच्छी न्यूज जो हम लोग कैसे आगे लेके जाएं। ये मैं आपको बता रहा था कि हंटर्स और पोचर्स अरेस्टेड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ये नहीं पता है कि उनका आगे क्या होता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास में जैसे पुलिस डिपार्टमेंट के पास में एक बोर्ड होता है जिसके अंदर वो लिखे फोटोग्राफ लगे रहते हैं कि ये हमारे एरिया के सीरियल ऑफेंडर्स हैं, जिसके अंदर पुलिस डिपार्टमेंट की एक टर्मिनोलॉजी होती है जिसके हिसाब हमने इसको तड़ी पार कर दिया। जितने भी शिकारी शिकार करते हैं, क्या हम लोग उनको आर्म्स एक्ट के अंदर केस दर्ज करवाते हैं? हरियाणा के जो कम्युनिटी रेस्क्यू काम करने वाले या जो कम्युनिटी कंजर्वेशन काम करने वाले लोग हैं वो हमसे 25 से 100 गुना इस काम में आगे हैं। हरियाणा के अंदर वो रेस्क्यू तो करते हैं, पर वो पोचर्स के साथ में इतना जबरदस्त वो केस दर्ज करवाते हैं, जिसमें पहला केस उनका होता है कि साहब इसको आर्म्स एक्ट के अंदर करिए। आर्म्स एक्ट जब आप लगाते हो तो पुलिस डिपार्टमेंट के पास चला जाता है, पुलिस डिपार्टमेंट फिर आपको पता है कि किस तरीके से जो है वो इलाज करती है। तो पोचर्स को एक लेसन मिलना जरूरी है। आप उसके ऊपर इतने केस लगाइए जितने आप लगा सकते हैं। वो आप धाराएं अच्छे से पढ़िए। उसके लिए आपको मैं कभी अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट चाहेगा तो हम लोग कभी अलग से उस पर सेशन करेंगे कि कौन कौन सी धाराएं वन विभाग के कर्मचारी को, वन विभाग में जो वर्दीधारी लोग हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लगाने का उन्हीं का अधिकार है, जिसमें फॉरेस्ट गार्ड से लेके और रेंजर साहब तक आते हैं। और इनके पास में बहुत सारी पावर्स हैं जिनको जो है हमारे फॉरेस्ट गार्ड्स तक नीचे पहुंचाना है। और फॉरेस्ट गार्ड्स को हमें मोटिवेट करना है कि आप ज्यादा से ज्यादा केस दर्ज करिए। आप इन केस दर्ज करने में आप डरिए मत, किसी चीज का कोई वो नहीं है। आपका काम बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा, पर आप कम से कम आगे वाले चीज के लिए आप सेटअप तो बनाएंगे। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। पोखरण तहसील के अंदर मेरे साथी हैं, जैसे एम सिंह जी अभी बोल रहे थे कि मैं अलग अलग एरिया के अंदर लोगों को ढूंढ ढूंढ के काम करता हूँ। तो एक राधेश्याम पेमानी करके एक 25 साल का युवा है जो पिछले करीब 10-12 सालों से आप समझ लीजिए कि रेस्क्यू पे काम करता है, जैसे हमारे बाकी विष्णु भाई करते हैं। बट मैंने उनको बोला कि आप जो है वो थोड़ा थोड़ा अपने तरीके के अंदर सुधार लाइए। दूसरा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को काम करने को बोलिए, आप काम मत करिए। अगर टीचर का काम टीचर नहीं करेगा तो कौन करेगा? वन विभाग का काम वन विभाग नहीं करेगा तो कौन करेगा? आप उनका काम अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं? आप वन विभाग को अपना काम करने दीजिए। आप अपना काम करिए कि वन विभाग ये काम करे, इसका सुनिश्चित करना एक जनप्रतिनिधि का काम है या एक जनता का काम है, वो आप करिए। आप उसको रेस्क्यू कर रहे हैं, आप उसको लेके भाग रहे हैं, वो मर रहा है, वो जी रहा है, आपको कोई मतलब नहीं, आप अपने कपड़े खून से कर रहे हैं। ये जो है वो हमारे अंदर का जो इमोशनल पॉइंट है वो बढ़ता है, उससे आपको ज्यादा चिंकारा को ज्यादा फायदा नहीं मिल रहा है। तो कोचर्स का रिहेबिलिटेशन हो रहा है, क्यों बार बार वो कोचिंग करते हैं, इस चीज का आपको पता करना चाहिए कि हमारे पास में कम से कम 12 से 15 ऐसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर लिस्ट बनी हुई ऐसे लोग हैं जिनके पास में मोर देन 3 केस जोधपुर जिले में दर्ज है। क्यों ये आदमी बार बार केस कर रहा है, वो करता है, शिकार करता है। एक हमारे पास में अभी रिसेंटली बाड़मेर के अंदर एक कोचिंग हो रही थी और एक 19 साल का 18 साल का मतलब बड़ा युवा लड़का था जिसने भाग के और कोचर्स को वीडियो करते हुए उसने पूरा वीडियो बना के किया। उस बंदे का नाम है जुंजार सिंह और जुंजार सिंह ने 3 लोगों को ओपन चैलेंज दिया और उसने बचाया। उसके हीरोइज्म के लिए उसको धन्यवाद है। और मेन चीज ये है कि वो आगे वो जो 3 लोग पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए, उसको किसी ने फॉलो किया कि नहीं किया, वो शिकार क्यों कर रहे थे, वो शिकार किसके लिए कर रहे थे। 3 लोग मिलकर जब शिकार कर रहे हैं तो ये ऑर्गेनाइज क्राइम है, ये गैंग क्राइम है। क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने वो एंगल चेक किया? क्या पुलिस डिपार्टमेंट ने वो एंगल चेक किया? अगर जुंजार सिंह के ऊपर कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? हमारे पास में बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो जुंजार सिंह की बहादुरी के साथ में जुड़े हुए हैं। हमें जुंजार सिंह जैसे लोग चाहिए, पर हमें जुंजार सिंह के साथ में या उन जैसे लोगों के साथ में कुछ गलत ना हो, ये हमें साथ में देखना है। गत वर्ष मुकेश बिश्नोई करके केतु के पास में बालेसर से आगे एक गांव है, वहां पे आया था। वो एक अकेला लड़का एक कोचर्स के साथ में बंदूक के साथ में उसने कुश्ती लड़के उससे बंदूक छुड़वाई थी। हमें ऐसे लोगों का सम्मान करना चाहिए, हमें ऐसे लोगों से सीखना चाहिए। पर आप जो है विभाग के साथ में बैठ के ये डिसाइड करिए कि उनको क्या करना चाहिए था जिसकी वजह से वो शिकारी को ज्यादा से ज्यादा पनिशमेंट मिले। गुड़ा विष्णु के लिए मैं कहता हूँ, गुड़ा विष्णु जोधपुर के बिल्कुल पास में एक वाइल्ड हैबिटेट है जहाँ पे लोगों को जाके देखना चाहिए। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसको वहाँ पे एक बड़ा तालाब करके एक तालाब है, वहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कुछ झूपे बनाए और बहुत अच्छे से उसको टूरिस्ट स्पॉट की तरह वो मेंटेन करता है, रिकॉर्ड बनाता है, सब कुछ करता है। गुड़ा विष्णु एक कंजर्वेशन रिजर्व है, चाहे वो छोटा सा एरिया है।
पुराने टाइम में जब क्लोज्ड एरिया था तो बहुत बड़ा एरिया था, अब वो छोटा सा एरिया बन गया। गुड़ा विष्णु को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कंजर्वेशन साइट के रूप में डेवलप करे। चिंकारा जो है वो बचाना जोधपुर वन विभाग के हिस्से में ज्यादा आता है बाकी किसी जिले से, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। इनका इकोलॉजी में क्या कंट्रीब्यूशन है, मैं आपको एक चीज बताऊंगा। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि बकरी अगर किसी प्लांट को ऊपर से खाती है तो उस प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। अगर चिंकारा उस प्लांट को खाता है तो उसके अंदर फुटान होकर साइडों से ब्रांचें निकलती है। अगर आप लोगों ने कभी किसी प्लांट को लगाया और आपने देखा वो प्लांट लंबा 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 ग्रोथ कर रहा है, आप उसके ऊपर वाले टिप को तोड़ दीजिए, ऊपर वाला जो ग्रोथ करने वाला पार्ट आप उसको तोड़ दीजिए तो वो प्लांट ब्रांचिंग करने लग जाएगा। और ब्रांच जितनी ज्यादा होगी, जितनी शाखाएं ज्यादा होगी, उतनी फलियां ज्यादा लगेगी, तो फसलें ज्यादा होगी। मैंने कुछ एरिया में काम किया है, उसमें एक एरिया आता है रोटू, और रोटू गांव के अंदर नागौर जिले में है, जायल के पास। अगर आप वहां पे जाके लोगों को पूछोगे तो वो कहते हैं साहब हमारे गांव के अंदर हर साल ज्यादा बारिश होती है, हर साल ज्यादा अनाज होता है, सब कुछ ज्यादा है, और नागौर जिले में सबसे ज्यादा ब्लैक बग भी वही है। तो क्या रोटू गांव जो है वो हमारे लिए एक नजीर पेश नहीं करता है कि हम ज्यादा से ज्यादा वाइल्ड लाइफ के साथ में रह के भी हम फसलें ज्यादा ले सकते हैं, या हमारी जो वेलबींग है, जो हमारा इकोनॉमी है, जो हमारा रूरल जो ये इलाका है उसको हम बढ़ा सकते हैं। आपके इलाके के अंदर अगर आपके पास में वाइल्ड एनिमल्स खूब है, कुछ लोगों को नेचुरलिस्ट के रूप में अपने आप को निखार के आगे लेके आना चाहिए। आप अपने इलाके को प्राउडली दिखाओ, लोगों को, लोग देखने के लिए तैयार हैं। और इसी के अंदर आप लोकल जो 5-4 दोस्त होते हैं लड़के, वो अपना एक ग्रुप बनाए और वो अपना ग्रुप बना के नेचुरलिस्ट की तरह उसमें करें और आप वाइल्ड लाइफ को दिखाएं। इससे आपके इलाके के अंदर आपकी मॉनिटरिंग बढ़ जाएगी। आपकी थोड़ी सी जो है वो, आप ये मान लीजिए कि आप चाहे रेस्क्यू का काम करते हैं तो आपको फंड मिलने लग जाएगा। अगर आप थोड़ा सा कुछ कमाना चाहते हैं तो आपको मिलेगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऐसे लड़कों को पहचान कर करके ट्रेनिंग दे। मैं उसके लिए आने को तैयार हूँ, ट्रेनिंग देने को तैयार हूँ। मैंने जैसलमेर में जो डीएनपी के साथ में हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, और आज जैसलमेर जिले के अंदर कम से कम 20 से 25 ऐसे नेचुरलिस्ट हैं जो कोई भी जाए उनको बर्ड से लेकर वाइल्ड लाइफ तक, रेप्टाइल तक सारी चीज दिखाने को तैयार है, और उनको पर डे के हिसाब से वो चार्जेस करते हैं। आदमी से चिंकारा को क्या थ्रेट है और पोचर से हमारे जो है वो थ्रेट ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि स्पीड वाला जो व्हीकल का जो है कि कैसे स्पीड के साथ में चिंकारा जो है वो टकरा के मरता है। ये अगर आप वाइल्ड लाइफ बाहुल इलाके में हैं तो प्लीज अपनी स्पीड को कम रखिए। ज्यादा जल्दी पहुंच के आप कहीं इनाम नहीं लेने वाले हैं, हम लोग कोई रेस में नहीं भाग रहे हैं। 5-10 मिनट आप रुक जाइए और आप उस एरिया की वाइल्ड लाइफ को अप्रिशिएट तो करिए कि कैसे मिल रही है। और मैं आपको एक बताऊं कि पश्चिमी राजस्थान के अंदर वन विभाग के पास में एक ही प्रोटेक्टेड एरिया है जिसका नाम है राष्ट्रीय मरु उद्यान अभ्यारण्य, जो अभी सेंचुरी है, नेशनल पार्क नहीं बना है। राष्ट्रीय मरु उद्यान अभ्यारण्य के अलावा हमारे पश्चिमी राजस्थान में कहीं पे भी कोई भी नेशनल पार्क और सेंचुरी ताल छापर को छोड़ के नहीं है, और ताल छापर बहुत छोटा है, सारी वाइल्ड लाइफ कम्युनिटी एरिया में रहती है। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। हम पूरी दुनिया को ये एक एग्जाम्पल पेश करते हैं कि कैसे वाइल्ड लाइफ लोगों के साथ में रह रही है। आप वहां पे जाके देखिए, वहां पे आपको हाइना मिलेगा, वहां पे आपको लेपर्ड मिलेगा, वहां पे आपको चिंकारा मिलेगा, डेजर्ट फॉक्स मिलेगी, डेजर्ट कैट मिलेगी, पोर्क्यूपाइन मिलेगी, जो आप नाम लेंगे वो सारे जानवर मिलेंगे। और वो वन विभाग के एरिया के बाहर मिलते हैं, मतलब प्रोटेक्टेड एरिया के बाहर मिलते हैं। तो ये कैसे संभव हो रहा है? ये संभव हो रहा है हमारे और आपके जैसे जो सेंसिटिव लोग हैं उनकी वजह से हो रहा है। मैं बहुत सारे ऐसे एरिया जानता हूं जहां पे लेपर्ड का मूवमेंट महीने में कम से कम 1 से 2 बार होता है, और वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर में नहीं है, वो कम्युनिटी के एरिया में। हमने एक लेपर्ड का रिजर्व बनाया जवाई डैम का। जवाई डैम लेपर्ड रिजर्व के कम से कम 20 किलोमीटर के परिधि के अंदर आपको लेपर्ड मूवमेंट मिलता है। वो 20 किलोमीटर की परिधि वन विभाग के पास नहीं है। तो कैसे वाइल्ड लाइफ लोकल लोगों के साथ में रहती है, ये पूरी दुनिया के सामने हमने एक एग्जाम्पल पेश किया है। आज हम लोग मतलब आप ये समझ लीजिए कि थोड़े से अवेयरनेस की हमारे अंदर कमी रह रही है, या जोश ज्यादा हो गया है, जिसकी वजह से हमारा रेस्क्यू का काम जो है, या चिंकारा बचाने, मैं इसको रेस्क्यू का काम नहीं बोलूंगा, ये हमारा काम नहीं है। चिंकारा जो कंजर्वेशन है वो पीछे आ गया है, और इसका पॉपुलेशन सेंसस करवाना बहुत जरूरी है। पॉपुलेशन सेंसस में इसका एग्जैक्ट फिगर कितना है, कम से कम एक जिला तो एक एग्जाम्पल पेश करे, और उसके बाद में हम उसका आगे देखेंगे कि इसका जो है वो कंजर्वेशन का काम कैसा होता है। ये मैं एक सिंपल सा फोटो दिखा रहा हूँ। वैसे सोशल मीडिया में आपके पास हजारों फोटो आते रहते हैं। और चिंकारा जो है वो कुत्तों की भेंट चढ़ गया है। चिंकारा हमारी खेत बाड़ की जाली की भेंट चढ़ गया है।
पोचर्स इतना शिकार नहीं करते जितना ये 2 चीज करती है। इसी के साथ में मैं हेम सिंह जी को कहूंगा कि अगर कोई और सवाल कोई पूछना चाहे तो तैयार हूँ। धन्यवाद सुमित जी, थैंक यू सो मच। और आपका जो एक्सपीरियंस है उससे हम लोग सभी लाभान्वित हुए और हमेशा ही होते हैं। और आपके द्वारा हमेशा ही जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को नियमित तौर पे कई अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सलाह दी जाती है, निसंदेह वो उसका अनुसरण करेंगे ऐसा मुझे यकीन है। और मैं भी उसमें प्रयास करूंगा कि आपके साथ में मिलकर वन्य जीव को बचाने के लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। क्योंकि समय केवल 12 बजे का तक का ही है, तो केवल 1 मिनट हमारे पास में। और मैं आपका विधिवत रूप से आपका हार्दिक आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आपने अपने अमूल्य समय में से हमारे को समय दिया। निसंदेह आपकी जो टॉक है हमारे यहाँ पास रिकॉर्डेड भी है और हम लोग इस बात को सोशल मीडिया के माध्यम से, न केवल माध्यम से, बल्कि इसका एक पूरा एक नोट बन के सीजेड को भी देंगे और सरकार को भी देंगे। उसमें भी हम आपका सहयोग चाहेंगे कि आपके जो भी इनपुट्स हैं वो और भी रिटन फॉर्म में भी अगर आप शेयर करें, तो जैसे कि आप पूरा लैंडस्केप देखते ही हैं, बहुत सारे लोग समय से काम भी कर रहे हैं। इवन देन हमारे जो भी साथी जो दूसरे जो इसमें अभी भी नहीं जुड़े हुए हैं लेकिन काम कर रहे हैं, तो इसके माध्यम से हम चाहते हैं कि इसका जो टेक्निकल एक नोट बने वो माननीय मुख्यमंत्री को भी जाए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी जाए और सीजेड को भी जाए, ताकि हम लोग इसमें सहयोग कर सकें। धन्यवाद राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, सीजेड और स्पेशली थैंक्स टू डॉक्टर सुमित डूकिया। थैंक यू सो मच। सभी प्रतिभागियों का हार्दिक आभार। थैंक यू।